हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो इस पर है कि हम रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे लिखें। यानी यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूजी लेवल पर हैं और पीजी लेवल पर हैं, जिन्हें अपना रिसर्च प्रोजेक्ट लिखना है। हम इस वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि रिसर्च क्या है, फिर उसके बाद जानेंगे रिसर्च करने की क्या प्रक्रिया होती है, हम किस किस स्टेप से हम रिसर्च तक पहुंचते हैं। फिर हम ये जानेंगे कि रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे लिखा जाता, आइडली कैसे लिखा जाता है। और अंतिम में उत्तर प्रदेश के में विशेष रूप से जो यूजी और पीजी लेवल के स्टूडेंट हैं, वो व्यवहारिक रूप से किस प्रकार रिसर्च प्रोजेक्ट लिखें। ठीक है, रिसर्च क्या है? रिसर्च इज द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू एंड स्टडी ऑफ मटेरियल एंड सोर्सेज इन ऑर्डर। देखिए, इसमें तो कुछ शब्द महत्वपूर्ण है। रिसर्च क्या है? इट इज अ साइंटिफिक इट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। सबसे महत्वपूर्ण ये सिस्टमैटिक यानी शोध, एक व्यवस्थित इन्वेस्टिगेशन यानी कि एक खोज है, व्यवस्थित खोज है। किसकी खोज है? या फिर खोज है या फिर अध्ययन है। ठीक है, शोध क्या है? ये एक व्यवस्थित खोज है या अध्ययन है। किस चीज का? मटेरियल का, रिसोर्स का, मटेरियल का। किसके लिए खोज है? यानी कि किसके लिए खोज कहेंगे? टू एस्टेब्लिश फैक्ट्स, यानी कि कुछ हम नया ज्ञान स्थापित करेंगे, कुछ नए तथ्य प्रकाश में लाएंगे। या फिर रीच अ न्यू कंक्लूजन, यानी कि तथ्य वही है, उनसे एक नया कंक्लूजन जो अभी तक किसी ने दिया नहीं दिया है उसको लेकर आएंगे। ठीक है, तो रिसर्च क्या है? रिसर्च का अर्थ है एक व्यवस्थित अध्ययन जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? एक नए ज्ञान का उत्पादन करते हैं या नए निर्णय पर पहुंचते हैं, नए कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो रिसर्च क्या है? एक व्यवस्थित अध्ययन है। किस चीज का अध्ययन है? और वो जो है किसी नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो एक ये बहुत सिंपल परिभाषा है। अब इसमें रिसर्च के बारे में बहुत ज्यादा वैसे नहीं जानना, इसलिए मैं बहुत परिभाषा में बहुत डेप्थ नहीं जा रहा हूँ। कभी किसी भी कोई वीडियो बनाऊंगा तो उस परिभाषा फिर अच्छे से बताऊंगा। देखिए, स्टेप्स इन द रिसर्च प्रोसेस। जब हम कभी रिसर्च करने जाते हैं तो मुख्य रूप से 7 स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है। कहीं कहीं किसी की किताब में 8 स्टेप्स भी लिखा गया है, कहीं 7 स्टेप लिखा गया है, लेकिन ये 7 या 8 स्टेप होते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होगा। सबसे पहले होगा, हम जब कोई रिसर्च करने जाते हैं तो क्या आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है रिसर्च में? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यानी कि समस्या की पहचान करना, समस्या को आइडेंटिफाई करना सबसे पहला। यानी कि आप क्या करेंगे? आपके समक्ष आप रिसर्च तभी शुरू करेंगे जब आपके समक्ष कोई समस्या आ रही हो कि इसमें जैसे एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि भारत इतने समय बाद भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा है जैसे चीन डेवलप कर गया है। एक रिसर्च का विषय हो सकता है कि भारत बहुत उतना तेजी से विकास नहीं कर पाया जितना चीन विकसित कर गया, या ऐसा क्या कारण है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी फेल हो गई या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फेल हो गई जबकि भारत में नहीं हुई। तो पहले आपको ये लगेगा ये प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम है एक ऊपर ऊपरी, मतलब मोटा मोटा आपका प्रॉब्लम आ गया कि ये क्या है, क्यों है। अब इसके संबंध में आप क्या करेंगे? रिव्यू लिटरेचर, यानी कि एक क्या करने लगेंगे आप? एक सामान्य स्तर पर ओवरव्यू लेंगे। इस संबंध में कोई किसी ने कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, किस राइटर ने लिखा है, किस किताब में लिखा गया है। विभिन्न लाइब्रेरी जाकर, विद्वानों से मिलकर, विभिन्न मीडिया हाउसेस में से संपर्क करके आप क्या करेंगे? ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस संबंध में क्या चीज अभी तक लिखी गई है, उसमें क्या चीजें हैं। ठीक है, अब आप अभी तक केवल प्रॉब्लम जान रहे थे, अब जानने लगे उसके बारे में और चीजें कि किसी ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। तो अब आप क्या करेंगे? फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। आप क्या करेंगे? हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक टेंटेटिव आंसर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि ये जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है उसका एक मोटा मोटा, या जो अभी तक आपने लिटरेचर पढ़ा है उसके आधार पर जो आपको एक उत्तर समझ में आता है, वही उत्तर क्या है? हाइपोथेसिस है।
अब इतना करने के बाद अब आप रिसर्च डिजाइन करेंगे। रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है कि अब आप करेंगे क्या कि हमको कौन सा कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या देखना है। रिसर्च मेथोडोलॉजी हमारी क्या रहेगी, डेटा हम कौन सा उपयोग करेंगे, प्राइमरी उपयोग करेंगे, सेकेंडरी उपयोग करेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारा, यानी पूरा एक जो आप प्रारूप बनाएंगे। रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है, जो आप आगे अब रिसर्च के बारे में करने वाले हैं वो पूरा प्रारूप जो बनाएंगे, यानी कि मेथोडोलॉजी क्या होगी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आप कहाँ कहाँ जाएंगे, आप कौन से डेटा का उपयोग करेंगे, कैसे क्या क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, जैसे आप सर्वे अपनाएंगे कि साक्षात्कार अपनाएंगे कि शेड्यूल अपनाएंगे, ठीक है। ये जो है डेटा कलेक्टिंग का मेथड है, ठीक है। तो ये सब में क्या करेंगे, ये आप करेंगे। या फोकस ग्रुप रहेगा आपका, जो भी जैसे 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 जिस प्रकार की आपकी समस्या है। जैसे मान लिया आपकी समस्या है कि पंचायती राज व्यवस्था में इतना समय हो गया, लगभग 1993 से अभी तक 30 साल से ज्यादा हो गए। ऐसा क्या कारण है कि पंचायती राज अभी भी उतना पावरफुल नहीं है, उनके पास सत्ता उतनी नहीं है और ना ही वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो इस संबंध में आप फोकस ग्रुप भी अपना सकते हैं, विभिन्न पंचायतों में जाकर इसको समझ सकते हैं। तो अलग अलग चीजें, अलग अलग मेथड है, बहुत सारा मेथड है, कभी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वो सारा चीज लिखेंगे कि कैसे कैसे डेटा कलेक्ट करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, कलेक्टिंग डेटा। अब एक्चुअल में आप अभी आप पहले आपने क्या किया, पूरा रिसर्च डिजाइन कर लिया कि कैसे कैसे हमको करना है। अब आप एक्चुअल में धरातल पर उतरेंगे कि अब हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। सर्वे करना है तो सर्वे करेंगे, ठीक है। अगर आप विज्ञान के कर रहे हो तो उसमें तो प्रयोग करना होता है, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में प्रयोग नहीं होता है। तो ऑब्जर्वेशन लेकिन होता है, तो ऑब्जर्वेशन है या फिर शेड्यूल है या फिर इंटरव्यू है, जो भी है उसी आधार पर डेटा आप कलेक्ट करेंगे। अब अगला स्टेप आता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब जो डेटा आप कलेक्ट करेंगे उसको एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब ये इसके बाद डेटा कलेक्शन के बाद की विधि है। अब डेटा कलेक्ट हो गया, डेटा का इंटरप्रिटेशन भी हो गया, तो ड्राइंग कंक्लूजन, एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और फिर रिपोर्ट लिखना शुरू करेंगे। देखिए ये अभी तक मैंने बताया, जब आप रिसर्च के बारे में सोचते हैं, सोचने से लेकर लिखने तक की प्रक्रिया जो है, बीच की प्रक्रिया, वो इन 7 स्टेप में है, ठीक है। तो वो मैं इसको समझाने का प्रयास करा था। जब आप एडमिशन बीए में लिए या एमए में लिए तो आपके पास रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो आप शुरू से ही क्या कर लीजिए, एक समस्या समझ लीजिए। जैसे पॉलिटिकल साइंस में एमए में है या बीए में है, जहाँ जब आपका है तो आप एक अपना जो रिसर्च एरिया है, जो इंटरेस्ट एरिया है पॉलिटिकल साइंस का, किसी का थॉट होता है, किसी का आईआर होता है, किसी का इंडियन पॉलिटी होता है, तो उसको आप क्या करिए, उस एरिया में जो आपका विशेष, जैसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आपको जाति और राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट है, या फिर धर्म राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट है, या पॉलिटिकल पार्टी में बड़ा इंटरेस्ट है, तो उस संबंध में आप जो है एक एक समस्या समझिए और उसके बाद ये पूरा प्रक्रिया अपनाइए। तो अब हमारे पास जो है आगे काम रिपोर्ट राइटिंग। अब वो जो अभी तक समझे उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये अब लिखना है। लिखने के लिए क्या करना है, लिखने के लिए भी कुछ इसी तरह स्टेप्स का पालन करना है, ठीक है। तो अब जब हम रिपोर्ट लिखेंगे, यानी कि हमने पूरा रिसर्च कर लिया है, सारा कुछ समझ लिया है, अब हम लिखने जा रहे हैं। तो लिखने के पहले क्या होगा, टाइटल पेज होगा। तो उस पर सबसे सबसे ऊपर तो एक टाइटल पेज होगा, जिसमें आपका नाम रहेगा, आप किस कॉलेज से है रहेगा, किस यूनिवर्सिटी से है रहेगा, ये सारा चीजें विवरण इसमें दिया गया होता है, ठीक है। आपको किसी ने कोई गाइड है तो गाइड का नाम, ये सारा चीजें लिखना होता है। अब उसके बाद क्या होता है, एक ऑब्स्ट्रैक्ट होता है। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक जो है, एक ब्रीफ समरी समझ लीजिए, कि एक संक्षिप्त सारांश होता है एक उसमें लेकिन उसको एक केवल सारांश ही नहीं होता, बल्कि साथ ही साथ उस रिसर्च का क्या उद्देश्य है, उसकी क्या विधि है, क्या फाइंडिंग है, वो बहुत ही एक एक लाइन, दो दो लाइन में, ठीक है। ऑब्स्ट्रैक्ट मुश्किल से 1 पेज का होना चाहिए, 1 से 2 पेज बहुत होगा, 2 पेज हो जाए, 1 से 2 पेज, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट 1 पेज से आधा पेज भी हो जाए तो भी चलेगा,
तो इससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट शुरुआत में एब्स्ट्रैक्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर किसी को पूरा नहीं पढ़ना है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो आप क्या कोई आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ ले तो आपको समझ जाएगा कि आप पूरा क्या किए होंगे। एक तरह से पूरी चीजें रिसर्च में जो है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट हमेशा बाद में लिखा जाता है। रहता सबसे पहले है, टाइटल पेज के बाद जस्ट रहता है, लेकिन लिखा ये सबसे बाद में जाता है, क्योंकि ये इसमें लगभग सब कुछ रहता है। क्या मेथड अपनाया गया है, क्या फाइंडिंग है आपकी, क्या उद्देश्य था, क्या इसकी समरी है, पूरा इसमें रहता है। अब असली जो लिखना होता है वो होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसमें लाल लाल लगा है, ये पता नहीं क्यों लग गया है, जो है ये स्पेलिंग सब सही है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि हम जिस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, उसी के संबंध में उसका बैकग्राउंड समझना, उसका कंटेक्स्ट समझना। जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं इस पर भारत और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पर कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी भारत में भी संसदीय व्यवस्था अपनाएगी, पाकिस्तान में भी उसी तरह लगभग एक साथ दोनों देश आजाद भी हुए हैं, लेकिन वहां सेना तानाशाही आ गई, भारत में ऐसा नहीं हुआ। तो उसको कंटेक्स्ट समझने का, बैकग्राउंड समझने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद हम रिसर्च क्वेश्चन भी इसमें लिखेंगे कि एक्चुअल में जब आप कंटेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप पढ़ने के बाद आप एक उसमें क्वेश्चन आएगा कि हमारा समस्या क्या है, यानी कि जो मुख्य समस्या है उसको आप प्रश्न की तरह लिखेंगे, तो उसको कहता है रिसर्च क्वेश्चन। उसके बाद इसी में हाइपोथेसिस लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी, यानी जो यही रिसर्च प्रॉब्लम, यही हाइपोथेसिस जो पहले आपने बनाया था, वही चीज लिखेंगे यहाँ पर कि हमने ये हाइपोथेसिस बनाई थी। फिर उस रिसर्च का क्या स्कोप है, क्या क्षेत्र है, क्या सीमाएं हैं, यानी कोई भी रिसर्च ऐसा नहीं होता कि सब कुछ समझ लेता है, तो उसकी हर रिसर्च की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, तो उसका क्या क्षेत्र है, उसकी क्या सीमाएं हैं, ये सारा चीज इंट्रोडक्शन में लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन लगभग पूरे रिसर्च का 10% हो सकता है, 10% हो सकता है। यानी अगर 50 पेज का रिसर्च प्रोजेक्ट आप लिख रहे हैं तो 5 पेज के आसपास ये इंट्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू जो शुरुआत में आपने जो है पढ़ा था, उसी को यहाँ पर लिखना है। जो पहला आपने जब रिसर्च करने का शुरुआत किए थे तो आपने किया, तो वही चीज यहाँ। तो ओवरव्यू ऑफ रिलेवेंट रिसोर्सेज, जो आपने रिसोर्स को जो इससे संबंध में जो रिसोर्स आपने पढ़ा है, समझा, उन सबको यहाँ लिखिए कि हाँ हमने ये पढ़ा, इसमें ये चीजें दी गई थी, ठीक है। और उसका क्रिटिकल एनालिसिस करिए, जो उस समस्या के संबंध में जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग स्टैंड जो है, नहीं, जो वर्तमान में उस समस्या के संबंध में क्या अवधारणाएं हैं, उस समस्या क्या समाधान या उस समस्या क्या कारण माना गया है, उसको यहाँ पर लिखिए, ठीक है। और उसके बाद इसमें और एक चीज क्या लिखिए कि ये भी दिखाइए कि जो रिसर्च गैप क्या है, यानी कि आप क्यों रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा क्या है रिव्यू लिटरेचर में लैकिंग कि आपको रिसर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक इसमें लिखा नहीं है, आपको रिसर्च गैप भी लिखना है कि आप ये सारा चीजें हैं, अभी तक इस संबंध में ये लिखा गया है, ये कहा किया गया, लेकिन इसमें एक क्षेत्र छूट गया है, एक क्वेश्चन प्रश्न का उत्तर अभी तक मुझे नहीं मिला है, उस को भी यहाँ पर आप लिखेंगे। अब लिखेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसमें रिसर्च जो है मेथोडोलॉजी में क्या लिखेंगे, पूरा डिजाइन जैसे आप बनाए थे, क्या क्या करना है, यानी रिसर्च क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव क्या है। क्वालिटेटिव का मतलब यही होता है कि रिसर्च ज्यादा फैक्ट आधार पर करेंगे, ज्यादा डेटा आधार पर किया जाएगा, तो उसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव। जब फैक्ट्स के बजाय ज्यादा फैक्ट के अलावा आप किसी का ओपिनियन, मत या मूल्य के आधार पर करते हैं एनालिसिस, तो उसको क्वालिटेटिव कहा जाता है। मोटा मोटा ये अंतर है, अभी अंतर अगर हम लोग कभी रिसर्च करेंगे में और पढ़ेंगे तो इसको मैं बताऊंगा। अभी मोटा मोटा अंतर यही समझ लीजिए कि जिसमें बहुत सारे डेटा का प्रयोग किया जाए, बहुत सारे जो है फिगर्स और ये सारा का प्रयोग किया जाए, तो उसको कहेंगे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, यानी अंकों का बहुत उपयोग किया गया है। लेकिन जिसमें ओपिनियंस का बहुत उपयोग किया जाए, जिसमें फोकस ग्रुप करके या फिर शेड्यूलिंग के द्वारा या इंटरव्यू के द्वारा जो एक ओपिनियन आया उसको देखा जाए, तो उसको क्या कहेंगे, या ऑब्जर्वेशन जब किया जाए तो उसको क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च कहेंगे, ठीक है। अब इसमें भी ये भी लिखेंगे सैम्पलिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या थी, यानी कि आपने जो रिसर्च किया उसमें क्या सैंपल था आपका, कितनी जनसंख्या में कितना सैंपल था, क्या स्ट्रेटजी थी। उसके बाद उसका साइज क्या था, सैंपल साइज क्या था, ये भी लिखना होगा। डेटा कलेक्शन का क्या मेथड था, आपने सर्वे किया कि जो है सर ये
पर्यवेक्षण किया या इंटरव्यू लिया या शेड्यूलिंग क्या किया आपने, वो है डेटा एनालिसिस प्रोसेस। आपने जो डेटा के एनालिसिस किया है उसका प्रोसेस क्या था, आपने जो डेटा का इंटरप्रिटेशन किया है उसका क्या बेस था, उसका क्या प्रोसेस था, ये सारी चीजें आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो रिसर्च जो में जितना आपने अभी तक किया है इस संबंध में, मेथोडोलॉजी के बारे में जो जो किया है सारा इसमें यहाँ पे लिखना है। अब आगे क्या होता है, आपकी फाइंडिंग क्या है। आपने इतना सारा जो है काम किया, इतना सब कुछ किया, तो आपका जो फाइंडिंग है, यानी कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया और इंटरप्रेट किया, उसके बाद आपकी फाइंडिंग क्या है। तो यहाँ फाइंडिंग लिखना है, स्टैटिकल एनालिसिस उस फाइंडिंग का करना है। यहाँ टेबल्स दे सकते हैं, फिगर्स दे सकते हैं, ग्राफ दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी फाइंडिंग एकदम क्लियर पता चलेगी कि हाँ ये आपकी फाइंडिंग है। फिर उसके बाद इस फाइंडिंग का क्या होगा, डिस्कशन होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। जो आपका रिजल्ट आया है उसका क्या निहितार्थ है, वो क्या कह रहा है। ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट आ गए। जैसे आपने सर्वे किया, सर्वे में किया, आपको ये देखना है कि किसी भी शहर में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, किसी शहर में लिंगानुपात बहुत अच्छा हो गया है, वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो जेंडर जो गैप था एजुकेशन में वो एकदम कम हो गया है या खत्म हो गया है। तो उसके संबंध में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपने देखा कि महिलाएं बहुत सारे मात्रा में ऐसे, घर वाले क्या मान रहे हैं कि महिलाओं को शिक्षा देना जरूरी है, कुछ लोग मान रहे हैं शिक्षा नौकरी के लिए जरूरी है, कुछ लोग मान रहे हैं शिक्षा शादी के लिए जरूरी है। तो आपको दिखाना पड़ेगा पूरा ग्राफ से कि इतने लोग इसकी वजह से मान रहे हैं कि हम शिक्षा दे रहे हैं, कुछ लोग इसलिए मान रहे हैं हम शिक्षा दे रहे हैं। और लड़की लगातार जनसंख्या भी बढ़ रही है लड़कियों की, तो आप कुछ लोग कहेंगे कि हम लड़का लड़की भेद नहीं करते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि हम लड़के को प्राप्त करने के लिए लड़कियां पैदा करते चले गए, या ऐसे तमाम डेटा आपके पास रहेगा। ठीक है, तो उन सबका इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। एक्चुअल में आपको देखना पड़ेगा कि ये दिख तो रहा है लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, उसको समझिए। इंटरप्रिटेशन उस चीजों को जो समझने का इशू आता है कि जो बिटवीन लाइन समझना, तो ये करिए। फिर कंपैरिजन करिए, क्या है एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो आपने इसके पहले पढ़ा है उसको इस डेटा से कंपेयर करिए। क्या आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है या वही सेम आ गया है। उस जो डिफरेंस आ रहा है या सिमिलरिटी आ रही है उसका क्या इम्प्लीकेशन है। फिर उसके बाद कंक्लूजन क्या है इसका। ठीक है, फिर लिमिटेशंस क्या हैं इसके, फिर इसका और आगे क्या होना चाहिए, ये सारा चीजें आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। यानी समझिए पूरा जो रिसर्च होता है उसका जो रीड होती है वो डिस्कशन होता है। ठीक है, डिस्कशन, रिजल्ट, डिस्कशन और कंक्लूजन, ये तीन में सब महत्वपूर्ण होते हैं रिसर्च में सबसे ज्यादा, और उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण डिस्कशन होता है। ठीक है, क्योंकि डेटा तो कलेक्ट कोई भी कर सकता है, कैसे भी हो सकता है ना, डेटा कलेक्ट करना एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हम डेटा का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। तो अगर कहा जाए पूरा रिसर्च की जो रीड होती है वो डिस्कशन होता है। ठीक है, उसके बाद अब कंक्लूजन, इसमें क्या करेंगे, जो मेन फाइंडिंग उसकी समरी दे देंगे, रीस्टेटमेंट ऑफ जो थे, जो आपने स्टेटमेंट दिया था उसका क्या से क्या हुआ, यानी कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी वो क्या सही साबित हुई या कुछ गलत साबित हो गई, इसको इस कंक्लूजन में आपको लिखना पड़ेगा कि आपने जो सोचा था पहले से कि हाँ यही यही हो सकता है, इस कारण से ये चीजें हो रही है, तो वो क्या सही है या गलत है, इसको लिखना है। फिर क्या रिकमेंडेशन है लिखना है, फाइनल थॉट क्या है आपके, ये लिखना है कंक्लूजन। उसके बाद आपको रेफरेंस देना है, लिस्ट ऑफ साइटेड सोर्सेज, यानी जो आपने अभी तक लिटरेचर में या कहीं पर भी जितना आपने पढ़ा लिखा है उन सब का क्या करना है, यहाँ पर सूची दे देनी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ ऑप्शनल भी है, इसका भी उपयोग इसमें किया जाता है, जैसे अपेंडिक्स है, तो आपको कुछ अतिरिक्त सप्लीमेंट्री मटेरियल डालना है तो बाद में आप क्या करिए, अपेंडिक्स करके अपेंडिक्स में कई मटेरियल आप डाल दीजिए। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट में किसी को आभार देना ही, तो शुरुआत में इसको फ्रंट पेज के बाद इसको लगा सकते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी, कभी किसी किसी उसमें एग्जीक्यूटिव समरी भी दी जाती है, ये एब्स्ट्रैक्ट के पहले भी होता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव समरी भी होती है। तो ये देखिए एक स्टैंडर्ड मानक है, पूरी दुनिया में इसी आधार पर रिसर्च हो रहा है और सब लोग इसी आधार पर रिसर्च कर रहे हैं। जो मैंने अभी बताया 8-9 स्टेप है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट बनाना, इंट्रोडक्शन लिखना, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसका मेथोडोलॉजी, यानी 1 2 3 4, ये 5 6 7 और 8, ये जो 8 जो है एक तरह से स्टेप है, ये सारे स्टेप पूरा करना स्टैंडर्ड है, यानी ये करना अगर आप ऐसा कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन
हमारे नई शिक्षा नीति में यूजी के लेवल पर और पीजी के लेवल पर बहुत सारे इस तरह के चीज़ें डाल दी गई हैं जिसको सारे स्टूडेंट ना समझ पाते हैं ना कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये देखिए कहीं स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं, हम लोगों ने इसको अपने से डिज़ाइन किया है कि जो पीजी लेवल के या यूजी लेवल के स्टूडेंट हैं वो कैसे अपना प्रोजेक्ट लिख लें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में सारे उत्तर प्रदेश के सहित पूरे देश की यूनिवर्सिटी में क्या किया गया है कि यूजी लेवल पर ही रिसर्च प्रोजेक्ट लिखवाया जा रहा है, पीजी लेवल पर रिसर्च प्रोजेक्ट लिखवाया जा रहा है। बच्चों को भी ढंग से पता भी नहीं है लेकिन रिसर्च प्रोजेक्ट लिखवाया जा रहा है। दूसरी बात, इतनी बड़ी संख्या में क्या है रिसर्च करना, ये कराना भी थोड़ा सा कठिन काम है, कैसे कराया जाएगा कैसे नहीं कराया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी शिक्षा जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि ना टीचर कराना चाहते हैं ना स्टूडेंट करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने इसको एक नए तरीके से थेसिस और डिजर्टेशन दोनों को मिलाकर हमने बनाया है। एक एक तरह से कह सकते हैं एक बहुत ही एक काम चलाऊ है प्रोजेक्ट का ये काम, लेकिन इसको भी आप कर लेंगे तो भी आपका ठीक है, क्योंकि आप जो है सर्वेक्षण ये सब सर्वेक्षण या फिर शेड्यूल या इंटरव्यू ये सब हर स्टूडेंट नहीं कर रहा है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट लिख रहे हैं। यानी कि जो स्टूडेंट को रिसर्च के नाम पर जाकर इंटरनेट से सामग्री खोज कर किताबों से लिख रहे हैं वो ज़्यादातर उन्हीं की संख्या बड़ी है। तो उनके लिए ही एक हमने बनाया है कि इस फॉर्मेट में, एक तरह से फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हमें दे दें तो वो भी ठीक है। वो फॉर्मेट क्या है कि देखिए पहला फ्रंट पेज होना चाहिए। फ्रंट पेज में कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, आपके रिसर्च गाइड का नाम, आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, ये सब होना जरूरी है। आप इसका डिजाइन बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी का लोगो लगा सकते हैं, कॉलेज का लोगो लगा सकते हैं, ये सब आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। ये फ्रंट पेज एक होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने जो अपने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में किया है वो ये किया है कि फ्रंट पेज को प्रिंटेड होना जरूरी है, ठीक है, वो तो प्रिंटेड रहेगा। लेकिन उसके बाद दो सर्टिफिकेट लगते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन होता है और सर्टिफिकेट होता है। यानी डिक्लेरेशन मतलब स्टूडेंट ये घोषणा करता है कि ये जो हमारा काम है ये ओरिजिनल है, और सर्टिफिकेट में जो उनका गाइड होता है वो डिक्लेयर करता है कि हाँ ये काम ओरिजिनल है, ठीक है। तो ये दोनों सर्टिफिकेट है, हो सके तो दोनों सर्टिफिकेट भी क्या करना चाहिए, इनको भी टाइप करा लेना चाहिए। ये दो सर्टिफिकेट टाइप कराना चाहिए, ये तीन चीज टाइप कराना जरूरी होता है। और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, ये आभार है आप किससे, जब आप लिख रहे हैं तो आप किसका सहयोग मिला उसके बारे में इसको आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये करना जरूरी होता है और ये करेंगे तो अच्छा है। और हालांकि रिसर्च प्रोजेक्ट हम लोगों ने देखा है कि ऑप्शनल है, करिए चाहे ना करिए, लेकिन नॉर्मली ये कर लेना चाहिए। उसके बाद क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स बनाइए कि आपका कैसे चैप्टर होगा, कैसे कौन कौन से चैप्टर होंगे, कुछ चैप्टर में क्या होगा, तो इंडेक्स आप बना लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें डाल दीजिए, आप इकट्ठा डाल दीजिए। जैसे हम लोगों ने उसमें अलग अलग किया था, इसमें एक साथ डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए पहली बात तो रिसर्च प्रॉब्लम डाल दीजिए, क्या रिसर्च प्रॉब्लम है। उसके बाद डाल दीजिए जो है आपने हाइपोथेसिस क्या अपनाई है, यानी कि परिकल्पना क्या है आपकी, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम डाल दीजिए, हाइपोथेसिस डाल दीजिए। उसके बाद रिसर्च का उद्देश्य डाल दीजिए, ठीक है, रिसर्च का क्षेत्र डाल दीजिए, रिसर्च की सीमा डाल दीजिए, ठीक है, ये सारी चीजें डाल दीजिए। इसके अलावा रिसर्च मेथोडोलॉजी भी डाल दीजिए, इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी डाल दीजिए। तो इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें आप कर दीजिए, ठीक है। आप ये भी बता दीजिए कि आगे आ रहे विभिन्न चैप्टर्स में क्या क्या किया गया है, चैप्टराइजेशन भी संक्षेप में डाल दीजिए। तो ये आपका जो है पूरा एक जो इंट्रोडक्शन है उसमें, अच्छा इंट्रोडक्शन इसके लिए लगभग, चूंकि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में 50 से 60 पेज का ये बनाने के लिए कहा गया है। तो 50-60 पेज में अगर देखें तो इंट्रोडक्शन 5 से 7 पेज में हो सकता है, ठीक है। 5 से 7 पेज में इंट्रोडक्शन हो सकता है। इसमें हर चीज, एक तो संक्षेप में आप अपने जो टॉपिक है उसका परिचय लिखिए, उसके बारे में लिखिए, 1 पेज में, 1.5 पेज में, 2 पेज में। उसके बाद रिसर्च प्रॉब्लम लिख लिए, उसके बाद परिकल्पना लिखिए, उसके बाद आप क्या करिए, उसका रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखिए। उसके बाद क्या करिए कि आप रिसर्च का उद्देश्य लिख दीजिए, रिसर्च की सीमा लिख दीजिए। ये सारा चीजें आप इसी में इंट्रोडक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें है। उसके बाद आप चैप्टर बनाइए, 3 से 5 चैप्टर बनाइए, ठीक है। यानी 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 5 से ज्यादा मत बनाइए, 3 से कम भी मत बनाइए, ठीक है। तो 3 से 5 चैप्टर आप बना लीजिए।
उसमें विभिन्न जो भी आपका टॉपिक है, आप अपने गाइड से मिलकर टॉपिक में 4-5 जो 3-4 जो चैप्टर बन सकते हैं बना लीजिए। उसके बाद अंतिम में कंक्लूजन डाल दीजिए। कंक्लूजन में आप जो पूरे टॉपिक में लिखे हैं, पढ़े हैं, उसके जो है समरी डाल दीजिए। समरी के साथ साथ आप वे फॉरवर्ड डालिए, यानी कि जो निष्कर्ष आया है उसको डालिए, साथ ही साथ ये बताइए आगे इसमें क्या हो सकता है, तो ये कंक्लूजन आप डाल दीजिए। उसके बाद रेफरेंस डाल दीजिए। रेफरेंस में वही चीजें जो आप में अभी इसमें कहीं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, अच्छा हाँ इसमें इंट्रोडक्शन भूल गए, इंट्रोडक्शन में ही कुछ रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी डाल दीजिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन में रिव्यू ऑफ लिटरेचर कम से कम नहीं ज्यादा डाल पा रहे हैं तो 2 ही 4 किताबों में डाल दीजिए, ठीक है। तो ये डाल दीजिए। तो रेफरेंस में वही सारी किताबों को रेफरेंस में भी डाल दीजिए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो लगभग 10 से 15 पेज के बनाइए, ठीक है। अगर 3 चैप्टर बनाते हैं तो 15 पेज 12 पेज बना लीजिए, और कंक्लूजन जो है 1 से 2 पेज हो जाएगा, ठीक है। तो 15 से 45 हो जाएगा, और 5 हो तो वही 55 तक पेज हो जाएगा। इस तरह से बनाइए। रेफरेंस भी 2-3 पेज बना दीजिए, तो कुल मिला के 50 से 60 पेज हो जाएगा। तो ये देखिए एक जो हम लोगों ने एक प्रारूप बनाया है, ये हम लोगों का ऐसे सिर्फ मेट प्रारूप है, ये 33 से कुछ ज़्यादा मिलता जुलता प्रारूप है, लेकिन ये आप लोग कम से कम और कुछ नहीं कर पा रहे तो ये तो कर ही लीजिए, ठीक है। तो इसको कहा जाता है डिजर्टेशन कहिए, चाहे रिसर्च प्रोजेक्ट कहिए। तो ये चीज़ें जो है आप अगर करेंगे तो इसमें आपको, चूंकि अब यूनिवर्सिटी में भी इसका चेक होना है कॉपी, जो आपका रिसर्च गाइड है वो तो चेक करेगा, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में भी चेक होने वाला है। तो यूनिवर्सिटी में अगर चेक होगा तो ये सब रहेगा तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, नहीं रहेगा तो अच्छा नंबर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, और इसी हिसाब से अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बना लीजिए। अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए कि आपका जो भी विषय हो, टॉपिक उसी विषय से चयन करिए, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक होना चाहिए, ज्योग्राफी है ज्योग्राफी टाइप टॉपिक होना चाहिए, जो है हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का टॉपिक होना चाहिए। टॉपिक जो होना चाहिए अपने विषय का होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, इसमें अगर कोई और समस्या आ रही हो, कोई तो हमको आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।